गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर सीमा गौर, पोषण विशेषज्ञ, सेठ मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा में मेरे अपने व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत करती हूँ। पिछले अध्ययन सत्रों में हमने मानव मिति परीक्षण और आहार सर्वेक्षण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग आहार सर्वेक्षण की विविध विधियों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। आहार सर्वेक्षण की जिन विधियों का हम आज अध्ययन करने वाले हैं वे हैं भोजन संतुलन लेखा विधि, भोज्य सूची या इन्वेंटरी मेथड, भोज्य पदार्थों पर व्यय के स्वरूप द्वारा यानी कि एक्सपेंडिचर ऑन फूड, भोजन इतिहास विधि, डाइट हिस्ट्री मेथड, दोहरे नमूने की विधि या रासायनिक विश्लेषण विधि भी इसे कहते हैं अर्थात डुप्लीकेट सैंपल, लेखा विधि इत्यादि। भोजन संतुलन लेखा विधि, इसे हम फूड बैलेंस शीट भी कहते हैं। बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर विविध भोज्य पदार्थों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। विश्व स्तर पर विभिन्न देशों के लिए भोजन संतुलन लेखा विधि पहली बार कृषि एवं खाद्य संगठन ने सन 1949 में संकलित की। किसी भी क्षेत्र या देश के लिए भोजन संतुलन लेखा की गणना एक निश्चित अवधि में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल भोज्य पदार्थों की आपूर्ति के आधार पर किया जाता है, जो कि मनुष्यों के उपभोग हेतु बाजार में उपलब्ध हो। भोज्य पदार्थों की कुल आपूर्ति की गणना वर्ष पर्यंत में कुल उत्पादित मात्रा, आयातित मात्रा तथा पूर्व वर्ष में शेष बचे भोज्य पदार्थों की मात्रा को मिलाकर की जाती है। भोजन संतुलन लेखा की गणना हेतु भोज्य पदार्थों का जानवरों द्वारा उपयोग, बीज के रूप में संग्रहित मात्रा, निर्यात की गई मात्रा तथा संग्रहण व परिवहन के दौरान नष्ट होने वाली मात्रा का भी विवरण एकत्रित कर लिया जाता है। सांख्यिकी के आधार पर उक्त भोज्य पदार्थ की प्रति इकाई प्रतिदिन उपलब्धता की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाती है। भोज्य पदार्थों की प्रति इकाई प्रतिदिन उपलब्धता ग्राम में दर्शाई गई है। कुल उपलब्ध मात्रा में से मनुष्य के उपभोग के लिए के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु उपयुक्त मात्रा को पहले घटा दिया जाता है तथा उसमें वर्ष के मध्य में उपलब्ध जनसंख्या और को 365 अर्थात वर्ष में 365 दिन होते हैं उससे गुणा करके भाग कर दिया जाता है। इस प्रकार कुल उपलब्ध मात्रा जो है वो बराबर होती है सत्र के आरंभ में उपलब्ध मात्रा प्लस चालू वर्ष में उत्पादित मात्रा प्लस आयातित मात्रा। और मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु प्रयुक्त मात्रा में जो फैक्टर शामिल है वो है वर्ष के अंत में शेष मात्रा, निर्यात की गई मात्रा, बीज हेतु संग्रहित मात्रा, जानवरों के आहार में प्रयुक्त मात्रा और संग्रहण व परिवहन में नष्ट होने वाली मात्रा। इस प्रकार भोजन संतुलन लेखा विधि के प्रयोग से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के उपभोग हेतु उक्त भोज्य पदार्थ की कितनी मात्रा उपलब्ध है। ये आंकड़े यह निश्चित नहीं करते कि मनुष्य ने अमुक भोज्य पदार्थ की कितनी मात्रा वास्तव में उपभोग की या खाई। इस विधि द्वारा बाजार से लेकर मनुष्य के उपभोग करने के दौरान होने वाले ह्रास की गणना भी नहीं कर पाते, जो भोजन के अखाद्य अंश जैसे कि छिलके, बीज आदि के रूप में फेंक दी जाती है। भोजन संतुलन लेखा विधि प्रशासकों के लिए बहुत उपयोगी है, जिससे वे देश में खाद्य की स्थिति पर नज़र रख सकते हैं तथा बाढ़, सूखे, युद्ध, कीड़े मकोड़े, चूहे, पेस्ट आदि के कारण फसलें खराब होने पर अल्पकालीन स्थिति में उपयुक्त निर्णय लिया जा सके। यह विधि स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यकर्ताओं के लिए विशेष उपयोगी नहीं है। पोषण कार्यकर्ताओं की विविध जनसमूहों द्वारा अंतर्ग्रहित भोजन एवं पोषक तत्वों की पर्याप्तता में ज़्यादा रुचि रहती है, जिससे वे विशिष्ट पौष्टिक समस्याओं के बचाव, निवारण एवं निदान हेतु उपयुक्त कार्यक्रमों की योजना बना सकें। भोज्य सूची या इन्वेंटरी मेथड, इसको लॉगबुक मेथड भी कहा जाता है। यह विधि विभिन्न संस्थाओं जैसे हॉस्टल, मिलिट्री कैंप, अनाथालय, वृद्धाश्रम में रहने वाले हम उम्र लोगों के आहार सर्वेक्षण के लिए काम में आती है। इन संस्थाओं में एक समान आयु व समान शारीरिक अवस्थाओं के लोग एक साथ एक ही स्थान पर रहते हैं और पूरे दिन का भोजन भी एक ही रसोई से प्राप्त करते हैं। इस विधि में संस्था की वार्डन द्वारा रसोई में एक निश्चित अवधि जो कि लगभग एक सप्ताह के लिए होती है में उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों की सूची बनाई जाती है
उक्त सूची का उपयोग खाद्य पदार्थों के उपभोग की गणना के लिए किया जाता है। भोज्य पदार्थों का प्रत्यक्ष माप या वास्तविक वजन नहीं लेते। कुछ मामूली परिवर्तनों के साथ इस विधि का उपयोग व्यक्तिगत एवं घरेलू स्तर पर भोज्य पदार्थों के उपयोग का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक है कि गृहिणी रसोई के उपभोग में लाए गए विविध भोज्य पदार्थों का ठीक ठीक अंकन करें तथा अंकित जानकारी को शोधकर्ता को उपलब्ध करवाए। आहार सर्वेक्षण की इस विधि में शोधकर्ता को एक निश्चित अवधि, जो कि लगभग 1 सप्ताह होती है, में प्रत्यादर्श से 2 बार मिलना होता है। एक बार आहार सर्वेक्षण के प्रारंभ में, जब शोधकर्ता विविध भोज्य पदार्थों की उपलब्ध मात्रा को लॉगबुक में सूचीबद्ध करता है, अंकित करता है। शोधकर्ता उक्त लॉगबुक को गृहिणी को या वार्डन को संभाला देता है और दूसरी बार आहार सर्वेक्षण के अंतिम अर्थात 7वें दिन मिलता है। इस बार वह शेष बची सामग्री की मात्रा को पूर्व में अंकित उपलब्ध मात्रा के सामने सूची में शामिल करता है। सर्वेक्षण की अवधि में प्रतिदिन खरीदे जाने वाले भोज्य पदार्थ जैसे कि ब्रेड, फल, सब्जी, बिस्किट आदि को भी सूची में अंकित किया जाता है। इस अवधि में संस्था एवं परिवार के अतिरिक्त बाहर से आने वाले सदस्यों की संख्या, व्यक्तिगत भिन्नता जैसे आयु, लिंग, शारीरिक क्रियाशीलता तथा भोजन में सम्मिलित होने की अवधि भी लॉगबुक में अंकित की जाती है। इसी प्रकार उक्त अवधि के दौरान संस्था या परिवार से बाहर जाने वाले सदस्यों का विवरण भी रखते हैं। सर्वेक्षण की अवधि समाप्त होने पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग में लाए गए भोज्य पदार्थों की गणना निम्न सूत्र से कर सकते हैं। भोज्य पदार्थों की प्रति इकाई प्रतिदिन भोज्य पदार्थों की प्रति इकाई प्रतिदिन उपलब्धता ग्राम में अंकित की जाती है और यह सूत्र है भोज्य पदार्थों की प्रारंभिक मात्रा माइनस सर्वेक्षण की अवधि के पश्चात भोज्य पदार्थों की शेष मात्रा डिवाइडेड बाय साथ में आहार लेने वाले सदस्यों की संख्या। यह 10, 20, 30, 40 कितनी भी हो सकती है और सर्वेक्षण की अवधि जो कि प्रायः 7 दिन या 1 हफ्ते तक होती है। भोजन संतुलन लेखा विधि की भांति उक्त विधि से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन भोज्य पदार्थों की उपलब्धता का अनुमान तो लगाया जा सकता है, किंतु भोज्य पदार्थों की वास्तविक अंतर्ग्रहित मात्रा का नहीं। लॉग सूची में भोज्य पदार्थों के अंकन में की गई जरा सी गलती भी गणनाओं पर विपरीत प्रभाव डालती है। उक्त विधि के द्वारा छोटी अवधि में एक बड़े समूह का सर्वेक्षण किया जा सकता है, किंतु इस हेतु संबंधित व्यक्ति का सहयोग बहुत आवश्यक है। इस विधि का उपयोग तभी संभव है जब समुदाय शिक्षित हो, सहयोग के लिए तत्पर हो तथा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो एवं समस्त भोज्य पदार्थ बाहर से खरीदकर उपयोग में लिए जाते हों। भोज्य पदार्थों पर व्यय के स्वरूप द्वारा फूड एक्सपेंडिचर मेथड। आहार सर्वेक्षण की इस विधि में एक विशेष प्रकार की प्रश्नावली के द्वारा परिवार या संस्था में भोज्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुओं पर किए गए खर्चों का आकलन किया जाता है। उक्त सर्वेक्षण की अवधि बीते हुए 1 सप्ताह से लेकर 1 माह तक हो सकती है। आहार सर्वेक्षण की यह विधि भोज्य पदार्थों के वजन द्वारा किए गए सर्वेक्षण के एवज में एक प्रॉक्सी विधि है। यह विधि कम कष्टकर है तथा इसमें श्रम कम लगता है, क्योंकि सर्वेक्षण के दौरान भोज्य पदार्थों को न तो तोलना पड़ता है और न ही स्टैंडर्डाइज्ड कप सेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। इस पद्धति में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि प्रत्येक भोज्य पदार्थ की कीमत पर अतिरिक्त जानकारी जुटानी होती है। सर्वेक्षण की अवधि में प्रतिदिन खाए जाने वाले भोज्य पदार्थों की जानकारी लेकर आहार के गुणात्मक पक्ष को भी मजबूत करते हैं। इससे समुदाय के पोषण स्तर का वास्तविक चित्रण किया जा सकता है। सर्वेक्षण के पश्चात भोज्य पदार्थों के नाम, कीमत, उनके दैनिक या साप्ताहिक अंतर्ग्रहण की फ्रीक्वेंसी आदि का तुलनात्मक अध्ययन कर पोषण स्तर ज्ञात करते हैं। सर्वेक्षण की इस विधि के लिए अत्यधिक प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है, जो भोज्य पदार्थ की कीमत अर्थात भोजन पर किए गए व्यय से ही भोज्य पदार्थों के अंतर्ग्रहण एवं पोषण स्तर का आकलन कर सकें। प्रशिक्षित सर्वेक्षणकर्ताओं के उपयोग से उक्त वर्णित दोनों विधियों यानी कि फूड बैलेंस शीट और लॉगबुक द्वारा भोज्य पदार्थों के वजन तथा भोज्य पदार्थों पर व्यय द्वारा तुलनात्मक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तीसरा, भोजन इतिहास विधि।
सर्वेक्षण की यह विधि व्यक्ति, परिवार या समुदाय द्वारा अंतर्ग्रहित आहार के गुणात्मक पक्ष को उजागर करती है। इस विधि के द्वारा विविध भोज्य पदार्थों के दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या विशिष्ट अवसरों पर उपभोग की बारंबारता अर्थात फ्रीक्वेंसी का आकलन किया जाता है। इस विधि के द्वारा निम्न बिंदुओं पर भी जानकारी प्राप्त की जाती है। पहला, परिवार व समुदाय में दैनिक आहार का स्वरूप। दूसरा, भोजन संबंधी आदतें। तीसरा, रुचिकर एवं अरुचिकर भोज्य पदार्थ। चौथा, विशिष्ट अवस्थाओं जैसे कि गर्भावस्था, धात्री अवस्था के दौरान विशेष तौर पर दिए जाने वाले या प्रतिबंधित भोज्य पदार्थ। विविध बीमारियों के दौरान आहार व्यवस्था। शिशुओं के लिए स्तनपान तथा स्तन त्याग परंपराएं। शिशुओं के लिए विशिष्ट स्तन त्याग आहार। विशिष्ट अवसरों पर बनाए जाने वाले व्यंजन तथा आहार संबंधी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यताएं। इस विधि में कभी कभी व्यक्ति या परिवार द्वारा भोज्य पदार्थों की उपभोग की जाने वाली मात्रा ग्राम या मिलीलीटर के विषय में भी जानकारी ले ली जाती है। उदाहरण के लिए इस विधि के द्वारा समुदाय विशेष में प्रचलित आहार संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी बहुत सुलभ होती है कि किस समुदाय में किन भोज्य पदार्थों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है और किन भोज्य पदार्थों का उपभोग प्रतिबंधित होता है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो जैन समुदाय में चौमासे के दौरान, बारिश के 4 महीनों के दौरान हरी पत्तेदार सब्जियों का उपभोग लगभग प्रतिबंधित रहता है। इसी प्रकार नवरात्रियों के दौरान हिंदू जो हैं वो प्रायः अंडे का सेवन नहीं करते हैं। उक्त अध्ययन के परिणामों के आधार पर परिवार या समुदाय का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए आहार सर्वेक्षण की अन्य उपयुक्त विधियों का चयन सुलभ एवं संभव हो जाता है। इस सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप सर्वेक्षणकर्ता को अपने अध्ययन हेतु सहयोगी व्यक्तियों, परिवार या संस्था का चुनाव करने में सहायता मिलती है। सर्वेक्षण की इस विधि के लिए विशेष उपकरण, संरचित अनुसूची, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं, गणना सूत्र आदि की भी आवश्यकता नहीं होती। इस सर्वेक्षण के द्वारा कम समय में अधिक संख्या में परिवार, संस्थाओं तथा समुदाय का सर्वेक्षण कर उनकी पोषण स्थिति का भी अनुमान लगाया जा सकता है। दोहरे नमूने की विधि या रासायनिक विश्लेषण विधि, डुप्लीकेट सैंपल विधि। इस विधि के अंतर्गत चयनित व्यक्ति को दिन भर में खाए गए प्रत्येक भोज्य पदार्थ की उतनी ही मात्रा को नमूने के रूप में अलग एकत्रित करना होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने नाश्ते में 1 प्लेट पोहा, 1 गिलास दूध एवं 1 सेब का उपभोग किया है तो उसे इन्हीं भोज्य पदार्थों की इतनी ही मात्रा एक अलग प्लेट में सुरक्षित रखनी होती है। आहार के इस नमूने को प्रयोगशाला में भेजकर पोषक तत्वों के संगठन हेतु इसका रासायनिक विश्लेषण भी कर लिया जाता है। इस प्रकार दोहरे नमूने को प्रयोगशाला में भेजकर पोषक तत्वों के संगठन हेतु इसका रासायनिक विश्लेषण कर लेते हैं और इस रासायनिक विश्लेषण के द्वारा व्यक्ति विशेष के द्वारा दिन भर में खाए जाने वाले आहार के पोषक तत्वों की अंतर्ग्रहित मात्रा का पता चलता है। आहार सर्वेक्षण की यह विधि सर्वाधिक शुद्ध एवं सही होती है, किंतु इस विधि को उपयोग में लेने के लिए अध्ययनकर्ता को प्रयोगशाला, विविध उपकरण, रसायन, प्रशिक्षित कार्यकर्ता आदि की आवश्यकता होती है। इस विधि में धन, समय एवं श्रम की अत्यधिक मांग होती है, अतः इस विधि का उपयोग मात्र प्रयोगात्मक होता है तथा उक्त सर्वेक्षण हेतु चयनित व्यक्तियों की संख्या भी बहुत कम रहती है। लेखा विधि, इसको हम रिकॉर्डिंग मेथड भी कहते हैं। आहार सर्वेक्षण की इस विधि में चयनित व्यक्ति या गृहिणी द्वारा सर्वेक्षण के दौरान उपभोग में किए जाने वाले भोज्य पदार्थों की मात्रा को तौलकर स्वयं ही पूर्व में तैयार प्रारूप में अंकित कर लेते हैं। इस प्रकार सर्वेक्षण के दौरान व्यक्ति स्वयं अपना भोजन लेखा तैयार करता है एवं सर्वेक्षणकर्ता को उपलब्ध करवा देता है। अगर प्रत्यादर्श पढ़े लिखे हों और उन्हें उपयुक्त निर्देश दे दिए गए हों और वे पूर्ण सहयोग के लिए तत्पर हों तो उक्त विधि से कम समय में ही एक बड़े जनसमूह का सर्वेक्षण किया जा सकता है। जनसमूह के आहारी अंतर्ग्रहण के आकलन के लिए भोज्य पदार्थों के वजन द्वारा तथा मौखिक प्रश्नावली की तुलना में उक्त विधि की उपयुक्तता एवं पुष्टता को स्थापित करना अभिशेष है।
आज हमने विभिन्न आहारीय सर्वेक्षणों की विधियों का अध्ययन किया। अगले अध्ययन सत्र में हम मौखिक प्रश्नावली विधि तथा भोज्य पदार्थों के वजन द्वारा आहार सर्वेक्षण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।